नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डीप डाइव करेंगे एक ऐसी नॉवल पर जो अफ्रीकन लिटरेचर का एक कॉर्नरस्टोन मानी जाती है। चिनुआ अचेबे की द थिंग्स फॉल अपार्ट। ये बुक 1958 में पब्लिश हुई थी और इसने पूरी दुनिया को ये बताया कि अफ्रीका कोई डार्क कॉन्टिनेंट नहीं था, बल्कि वहाँ एक रिच और कॉम्प्लेक्स कल्चर एग्जिस्ट करता था बिफोर द ब्रिटिश अराइव्ड। बेसिकली जो उस टाइम के राइटर्स थे वो अफ्रीका को एज अ डार्क कॉन्टिनेंट प्रेजेंट करते थे, जिसका अपना कोई कल्चर, अपनी कोई लैंग्वेज नहीं थी। तो बेसिकली शिनुआ अशेबे ने इस नॉवल को लिखकर ये दिखाया कि अफ्रीका के पास भी उनका अपना कल्चर था। अगर आपको ये स्टोरी की हर एक डिटेल, उसका बैकग्राउंड और डीप क्रिटिकल एनालिसिस समझना है, तो ये वीडियो आपके लिए। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी के बैकग्राउंड को समझते हैं। ये स्टोरी सेट है 1890s में, नाइजीरिया के इग्बो सोसाइटी में। स्पेसिफिक सेटिंग है उमोफिया, जो 9 विलेजेस का एक क्लस्टर है। देखिए, उमोफिया में कोई किंग या रूलर नहीं था। ये एक एक्विवेलेंस सोसाइटी थी, मतलब एक स्टेटलेस डेमोक्रेसी। यहाँ डिसीजंस एल्डर्स और टाइटल्ड मैन लेते थे। यहाँ स्टेटस बर्थ से नहीं मिलता था, बल्कि अचीवमेंट से मिलता था। अगर आप मेहनती हैं तो आप टॉप पर जा सकते हैं, भले ही आपके पिता गरीब क्यों ना हो। ये एक परफेक्ट मेरिटोक्रेसी को दिखाता है। यहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी और इसमें यम को किंग ऑफ क्रॉप्स माना जाता था। यम उगाना एक मेंस जॉब थी, यानी मर्दानगी का काम था। जिसके पास जितना बड़ा गोडाउन होता था, वो उतना ही बड़ा आदमी बन सकता था। यहाँ की सोसाइटी हाइपर मैस्कुलिन थी। एक आदमी की वैल्यू उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और उसके टाइटल से डिसाइड होती थी। जो टाइटल्स नहीं लेता था, उसको लोग अकबला कहकर चिढ़ाते थे, जिसका मतलब होता था वुमेन या फिर अ मेन विद नो टाइटल्स। इनका रिलीजन भी बहुत कॉम्प्लेक्स था। शुकुवु जो कि थे इनके, वो सुप्रीम गॉड थे। अनी अर्थ गॉडेस थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वहीं पर क्रॉप्स और मॉर्टेलिटी ग्रो करती थी। शी, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। शी मतलब पर्सनल गॉड या डेस्टिनी। पर इग्बो बिलीफ ये था कि इफ मैन सेज यस, हिज शी ऑल्सो सेज यस। मतलब किस्मत और हार्डवर्क दोनों मैटर करते थे और दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। इग्वोवो ये मास्क्ड स्पिरिट थे जो विलेज के एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करते थे। असल में ये विलेज के एल्डर्स ही होते थे जो मास्क पहनते थे, पर कोर्ट केसेस में इनका डिसीजन फाइनल माना जाता था। अब स्टोरी के नैरेटिव पर आते हैं। बिल्कुल डिटेल में स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं और चलते हैं 19th सेंचुरी के ओमोफिया में। हवा में ड्रम्स की आवाज गूंज रही है और इस गांव में एक आदमी चलता है जिसके पैरों की आवाज से जमीन भी कांपती है। उसका नाम है ओकोंको। ओकोंको कोई आम आदमी नहीं था, वो बड़ा था, खौफनाक था। आशेबे लिखते हैं कि उसके सांसें इतनी भारी थी कि सोते वक्त उसकी जो वाइफ थी वो डर भी जाती थी। वो उमोफिया का सबसे बड़ा रेसलर था। 18 साल की उम्र में उसने एम्जलीन द कैट को हराया था। एक ऐसा रेसलर जिसकी पीठ कभी जमीन पर नहीं लगी थी। वैसे रेसलिंग में अगर आपकी पीठ जमीन पर लगती है तो आपको चित माना जाता है। लेकिन दोस्तों, हर गुस्से वाले आदमी के अंदर एक डर छुपा होता है। और कॉनकोवो का डर कोई दुश्मन नहीं था, कोई जंगली जानवर नहीं था। उसका डर था उसके अपने फादर उनो का। उनो का जो ओकोंको के फादर थे वो बिल्कुल अलग थे। उन्हें फ्लूट बजाना पसंद था, पाल्म वाइन पीना पसंद था और उधार लेना तो उनका शौक था। गांव के लोग उन पर हंसते थे। उमोफिया में मर्दानगी का मतलब था यम्स उगाना और जंग लड़ना। उनोका ना तो वॉरियर थे, ना ही फार्मर। जब उनोका की डेथ हुई तो उनके पास कोई टाइटल नहीं था। उन्हें एविल फॉरेस्ट में फेंक दिया गया क्योंकि उन्हें स्वेलिंग की बीमारी थी, जो धरती माता यानी अर्थ गॉडेस के खिलाफ मानी जाती थी। छोटे ओकोंको ने ये सब देखा। उसने देखा कि कैसे लोग उसके फादर को अकबला बुलाते थे। अकबला का मतलब होता है एक वुमेन, लेकिन ये उन मेन के लिए भी यूज होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जिनके पास कोई टाइटल या पावर नहीं होती थी। बस वही एक मोमेंट था जब ओकोंको ने फैसला किया कि मैं अपने फादर जैसा नहीं बनूंगा। ओकोंको की पूरी पर्सनैलिटी रिएक्शनरी थी। वो स्ट्रांग इसलिए नहीं था क्योंकि उसे स्ट्रेंथ पसंद थी, बल्कि वो स्ट्रांग इसलिए था क्योंकि उसे वीक दिखने से डर लगता था। अशेबे लिखते हैं, ओकोंको वॉज रूल्ड बाय वन पैशन टू हेट एवरीथिंग दैट इज फादर ओनोका हैड लव्ड। इसलिए ओकोंको ने म्यूजिक से नफरत की, उसने जेंटलनेस से नफरत की, उसने आराम से नफरत की। ओकोंको ने जीरो से शुरू किया। उसके फादर ने उसे कोई खेत नहीं दिया था। उसने शेयर क्रॉपिंग शुरू की, यानी दूसरों के बीज लेकर खेती करना। मौसम खराब था, कभी सूखा, कभी बाढ़, पर ओकोंको टूटा नहीं। उसने अपनी मेहनत से यम्स के ढेर लगा दिए।
याद रखिएगा दोस्तों, उमोफिया में यम सिर्फ सब्जी नहीं बल्कि किंग ऑफ क्रॉप्स है। वो मर्दानगी का सबूत है। ओकोंको ने 3 वाइफ्स और 2 बड़े गोदाम भी बना लिए। वो गांव का एक रेस्पेक्टेड लीडर बन गया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर मेरिटोक्रेसी चलती थी। लेकिन उमोफिया सिर्फ ताकत पर नहीं चलता था, वहाँ स्पिरिचुअलिटी भी थी। वहाँ ओरेकल ऑफ द हिल्स एंड केव्स का राज चलता था। लोग कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले ओरेकल से पूछते थे। ओकोंको ट्रेडिशन मानता था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो उसकी पावर को सूट करे। कहानी में पहला रेड फ्लैग तब आता है जब हम वीक ऑफ पीस देखते हैं। ये फसल बोने से पहले का एक पवित्र हफ्ता होता है, जब लड़ाई झगड़ा मना होता है ताकि धरती माता खुश रहे। एक दिन ओकोंको की सबसे यंगर वाइफ ओजीगू बाल बनवाने चली गई और ओकोंको का खाना बनाना भूल गई। ओकोंको का गुस्सा वो वोल्केनो की तरह फट गया। उसने ये नहीं देखा कि सेक्रेड वीक चल रहा है या फिर उसको वायलेंस से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। उसने अपनी वाइफ को पूरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया। पड़ोसी भाग कर आए और चिल्लाए कि रुक जाओ, ये एक गुनाह है। पर ओकोंको वो नहीं रुका। शाम को अर्थ प्रीस्ट इजेनी आए। उन्होंने ओकोंको को डांटा और कहा कि तुमने जो किया है वो पूरे क्लैन को खतरे में डाल सकता है। अगर अर्थ गॉडेस नाराज हो गई तो फसल नहीं होगी और सब लोग भूखे मरेंगे। ओकोंको ने फाइन भर दिया, एक बकरी, कपड़े और काउरीज। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उसने दिल से माफी नहीं मांगी। उसके अंदर एक प्राइड था। उसे लगता था कि रूल्स उसके लिए नहीं है। ग्रीक ट्रेजेडी में से ह्यूब्रिस कहते हैं, वो घमंड जो हीरो को लेकर डूबता है। अब कहानी में एक ऐसा कैरेक्टर आता है जो सब कुछ बदल देगा, इकमेफ्यूना। देखो, मैंने पहले भी बताया था कि उमुफिया के लोग जंग लड़ते थे। एक बार पड़ोसी गांव मबीनो के लोगों ने उमुफिया की एक औरत का मर्डर कर दिया था। बदले में उमुफिया ने कंपनसेशन मांगा। उन्हें एक लड़की मिली और 15 साल का एक लड़का मिला, इकमेफ्यूना। इकमेफ्यूना को ओकोंको के घर रहने भेजा गया क्योंकि उसे जिम्मेदार आदमी माना जाता था। शुरू में वो डरता था, रोता था, पर धीरे धीरे वो ओकोंको के परिवार का हिस्सा बन गया। वो स्मार्ट था और कहानियां सुनाता था। सबसे बड़ी बात, ओकोंको का बेटा नोए, जो थोड़ा सेंसिटिव था, वो इकमेफ्यूना को अपना बड़ा भाई मानने लगा। इकमेफ्यूना की वजह से नोए मर्दों वाले काम करने लगा, जो ओकोंको चाहता था। ओकोंको भी इकमेफ्यूना को पसंद करता था। कभी-कभी वो उसे फीस्ट पर ले जाता था। वो उसे बेटा मानता था, पर ओकोंको ने कभी प्यार नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि ही वाज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग थॉट वीक। उसे लगा प्यार दिखाना सिर्फ औरतों का काम है। 3 साल बीत गए। इकमेफ्यूना अब परिवार का हिस्सा बन चुका था। लेकिन एक दिन ओरेकल का ऑर्डर आया, इकमेफ्यूना को मारना होगा। यही गांव का नियम है। एक बुजुर्ग इजिड्यू ने ओकोंको को अलग ले जाकर वार्निंग दी। सुनिए ये लाइन ध्यान से। दैट बॉय कॉल्स यू फादर, डू नॉट बियर अ हैंड इन हिज डेथ। पर ओकोंको अपनी इमेज की चिंता करता था। वो मर्दों के साथ जंगल गया। इकमेफ्यूना को लगा कि वो अपने घर वापस जा रहे हैं। अचानक से एक आदमी ने तलवार उठाई और इकमेफ्यूना को मार दिया। इकमेफ्यूना चिल्लाया, माय फादर, दे हैव किल्ड मी, और वो भागा ओकोंको की तरफ प्रोटेक्शन के लिए। उस पल, उस एक सेकंड में ओकोंको के पास चॉइस थी। वो उसे बचा सकता था या फिर बस खड़ा रह सकता था। पर ओकोंको के दिमाग में वही पुराना डर जाग उठा। अगर मैं डर गया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। उनोका, जो कि उसके फादर विदाउट टाइटल थे, उनका बेटा समझेंगे। अपनी मैनलीनेस को प्रूव करने के लिए ओकोंको ने अपनी मशाटे निकाली, मतलब अपनी तलवार निकाली, और अपने हाथों से उस बच्चे को मार दिया जिसे वो अपना बेटा कहता था। अशेबे लिखते हैं, ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग वीक। जब ओकोंको घर वापस आया, उसका बेटा नोए ये समझ गया। अशेबे कहते हैं कि नोए के अंदर कुछ टूट सा गया था। ये वही मोमेंट है जब ओकोंको ने अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दिया। नोए ने कल्चर पर सवाल उठाना शुरू किया कि ये कैसा कल्चर है जो बेगुनाह बच्चे की बलि मांगता है। अब आगे जिस बुजुर्ग इजिड्यू ने ओकोंको को वार्निंग दी थी, कुछ दिन बाद उसकी भी मौत हो गई। उनके फ्यूनरल पर बहुत बड़ा जश्न हो रहा था। वॉरियर्स गन फायर कर रहे थे। ओकोंको ने भी अपनी बंदूक चलाई, पर लेकिन उसकी पुरानी बंदूक फट गई। एक लोहे का टुकड़ा उधर सीधा इजिड्यू के 16 साल के बेटे के दिल में जाकर लगा और एकदम सन्नाटा सा छा गया। ये एक फीमेल क्राइम था, यानी गलती से गुनाह था। पर उमोफिया का लॉ स्ट्रिक्ट था। धरती माता का अपमान हुआ था, सजा तय थी, एग्जाइल। 7 साल के लिए देश निकाला। और कॉन्को को रातों रात अपना घर, अपने खेत, अपने टाइटल्स सब छोड़कर भागना पड़ा। उसने शरण ली अपने मदरलैंड में, मतलब कि अपने नानी हाउस में, मबंता गांव में। पीछे से उमोफिया के लोगों ने उसका घर जला दिया। ये नफरत में नहीं किया गया था, ये क्लेंजिंग थी।
धरती को साफ करने के लिए। सोचिए ओकोंको पर क्या बीत रही होगी। जो आदमी लॉर्ड ऑफ द क्लैन बनने वाला था, आज वो रेफ्यूजी बन गया, वो भी सिर्फ एक गलती की वजह से, फेट की वजह से। उसका सपना टूट चुका था। मबांता में ओकोंको डिप्रेस था। उसे लगता था कि शी, जो कि पर्सनल गॉड का कॉन्सेप्ट है या फिर आप इसे फेट भी समझ सकते हो, उसने उसे धोखा दिया है। मतलब वो बैड फेट का शिकार हुआ है। वो बस रोता रहता था क्योंकि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। तब उसके मामा उचेंदू ने एक बहुत ही गहरी बात की। उन्होंने सबके सामने ओकोंको से पूछा, हम बच्चों का नाम नन्नेका मदर इज सुप्रीम क्यों रखते हैं? जब सब अच्छा होता है, बच्चे पिता के पास होते हैं, पर जब दुख आता है, मुसीबत आती है, तो बच्चा माँ की गोद में जाकर शरण लेता है। ओचेंदो ने समझाया कि एग्रेशन ही सब कुछ नहीं होता, नर्चरिंग भी जरूरी होती है। पर ओकोंको, क्या उसने ये सबक सीखा? नहीं। वो अभी भी वही सोचता रहा कि मैं जल्द वापस जाऊंगा और अपना बदला लूंगा। एग्जाइल के दूसरे साल में खबर आई कि एक दूसरे गांव अब्बामे को व्हाइट मैन ने तबाह कर दिया है। वहां के लोगों ने एक गोरे आदमी को मार दिया और बदले में ब्रिटिश सोल्जर्स ने पूरा गांव ही उड़ा दिया। और फिर मिशनरीज में बांता भी पहुंच गए। उन्होंने वहां के लोगों से कहा, तुम्हारे भगवान लकड़ी और पत्थर हैं, सिर्फ एक ही सच्चा भगवान है। शुरू में लोग हंसे, उन्हें लगा कि ये लोग तो पागल हैं। एल्डर्स ने मिशनरीज को एविल फॉरेस्ट दे दिया चर्च बनाने के लिए। उन्हें लगा जंगल के भूत इन्हें 4 दिन में मार देंगे। पर 4 दिन बीते, फिर 28 दिन बीते और मिशनरीज जिंदा रहे। इससे लोगों को लगा कि व्हाइट मैन के भगवान में ज्यादा पावर होती है। सबसे पहले कौन लोग ज्वाइन हुए क्रिश्चियनिटी में? इफ्युलेफु, वो लोग जो सोसाइटी में एक फेलियर थे। ओसु, यानी कि आउटकास्ट लोग जिन्हें कोई छूता नहीं था, उन्हें चर्च ने गले लगाया। मदर्स ऑफ ट्विंस, जिनके बच्चों को जंगल में फेंक दिया जाता था, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को ज्वाइन किया। और उनमें एक और शख्स था, नोए। जब नोए ने क्रिश्चियंस हाइम उनके भजन सुने, उसकी आत्मा को सुकून सा मिला। वो पोएट्री थी जो उसके सवालों का जवाब दे रही थी। जब ओकोंको को पता चला, उसने नोए का गला पकड़ लिया। नोए ने कुछ नहीं कहा। उस रात वो घर छोड़कर चला गया। ओकोंको के लिए ये उसकी लिविंग फायर का कोल्ड ऐश में बदलना था। अब 7 साल का एग्जाइल भी पूरा हुआ और ओकोंको उमोफिया वापस आ गया। उसने सोचा था कि उसका ग्रैंड वेलकम होगा। वो वापस आकर अपने टाइटल्स लेगा, अपनी पावर दिखाएगा। पर उमोफिया बदल चुका था। अब वहां सिर्फ चर्च नहीं था, वहां गवर्नमेंट आ गई थी। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आ गया था। कोर्ट बन गई थी जहां व्हाइट मैन्स लॉ चलता था। ट्रेडिंग स्टोर खुल गए थे और पाल्म ऑयल बेचकर लोग पैसा कमा रहे थे। ओकोंको ने अपने दोस्त ओब्रेका से पूछा, हमारे लोग इनके खिलाफ लड़ते क्यों नहीं है? उन्होंने हमारी जमीन लिए, हमारे गॉड्स का मजाक उड़ाया है। ओब्रेका ने एक बहुत ही डीप जवाब दिया जो इस किताब के टाइटल को भी जस्टिफाई करता है। ध्यान से सुनिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। He has put a knife on the things that held us together and we have fallen apart। और इसी का टाइटल है थिंग्स फॉल अपार्ट। अंग्रेजों ने सिर्फ बंदूक से हमला नहीं किया, उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया। उन्होंने सोसाइटी के कमजोर लोगों को पावर दी और अब भाई भाई के खिलाफ खड़ा था। कन्फ्लिक्ट अपने पीक पर तब पहुंचा जब मिस्टर ब्राउन, जो शांत मिशनरी थे, वो चले गए और उनकी जगह आए रेवरेंड जेम्स स्मिथ। ये स्मिथ कट्टर थे। वो मानते थे कि ब्लैक इज एविल। उनके भड़कने पर इनोक नाम के एक कन्वर्ट ने वो किया जो आज तक उमोफिया में नहीं हुआ था। उसने एक एंसेस्ट्रल स्पिरिट का मास्क उतार दिया। इग्बो कल्चर में ये भगवान को मारने जैसा था। ये एक एबोमिनेशन था। बदले में गांव वालों ने चर्च को जला दिया और कौन को खुश था। उसे लगा पुराना उमोफिया वापस आ रहा है। उसे लगा अब वॉर होगी। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने बड़ी चालाकी से उमोफिया के 6 लीडर्स, जिसमें ओकोंको भी था, उन्हें बात करने के लिए बुलाया। जैसे ही वो कोर्ट में गए, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उनके हाथ बांध दिए गए, उनके सर मुंडवा दिए गए, उन्हें 3 दिन तक भूखा रखा गया। कोर्ट मैसेंजर्स ने उन्हें मारा और गालियां भी दी। एक मैसेंजर ने ओकोंको के सर पर डंडा मारा और उसका मजाक उड़ाया। ये ह्यूमिलेशन, ये बेइज्जती ओकोंको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक वॉरियर, एक टाइटल मैन जिसके सर पर कोई हाथ नहीं लगा सकता था, आज उसे जानवरों की तरह ट्रीट करा जा रहा था। जब वो छूटे तो ओकोंको की आंखों में आग थी, कोल्ड हेट्रेड थी। उसने फैसला कर लिया कि चाहे पूरा गांव लड़ने आए या ना आए, वो तो लड़ेगा ही। अगली सुबह मार्केट प्लेस में एक मीटिंग बुलाई गई। हजारों लोग थे। स्पीकर बोल रहा था कि हमें लड़ना होगा। तभी 5 कोर्ट मैसेंजर्स वहां आए। उनके लीडर ने आकर कहा, द व्हाइट मैन सेज दिस मीटिंग इज टू स्टॉप। ओकोंको वहां सबसे आगे खड़ा था। उसके अंदर एक वॉरियर जाग उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और 2 बार हाथ घुमाकर
बाहुबली स्टाइल में उसने मैसेंजर का सर काटकर जमीन पर गिरा दिया। और कॉन्को ने सोचा कि भीड़ उसके साथ आएगी और वो हो चिल्लाएंगे और बाकी मैसेंजर्स को मार देंगे। लेकिन वहां खामोशी छा गई। लोगों ने मैसेंजर्स को भागने दिया और किसी ने भीड़ में पूछा, वाई डिड ही डू इट? इसने ऐसा क्यों किया? और कॉन्को वहां खड़ा रहा और अपनी खूनी तलवार को देखता था। उस पल उसे एहसास हो गया कि उमोफिया मर चुका है और वो अकेला पड़ गया है। उसने अपनी तलवार पर से खून साफ किया और वहां से चला गया। जब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ओकोंको को अरेस्ट करने आया, तो उबिरिका उसे पीछे के जंगल में ले गया। वहां एक पेड़ पर ओकोंको की लाश लटक रही थी। ओकोंको ने सुसाइड कर लिया था। उबिरेका, जो हमेशा शांत रहता था, वो रो पड़ा और कमिश्नर से बोला, दैट मैन वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन इन उमोफिया। यू ड्रोव हिम टू किल हिमसेल्फ एंड नाउ ही विल बी बरीड लाइक अ डॉग। क्यों? क्योंकि इग्बो कल्चर में सुसाइड धरती माता के खिलाफ गुनाह मानी जाती थी। और कॉनको जो ट्रेडिशन को बचाने के लिए लड़ा, वो ट्रेडिशन के हिसाब से एबोमिनेशन बनकर मरा। उसे अब स्ट्रेंजर्स यानी अंग्रेजों को ही दफनाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी भी बाकी है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वापस जाता है। वो सोचता है वो अफ्रीका पर एक किताब लिख रहा है। उसने सोचा, द स्टोरी ऑफ दिस मैन हु किल्ड अ मैसेंजर एंड हैंग्ड हिमसेल्फ वुड मेक अ इंटरेस्टिंग रीडिंग। वन कुड almost write a whole chapter on him, perhaps not a whole chapter, but a reasonable paragraph. सोचिए, ओकोंक्वो का स्ट्रगल, उसका प्राइड, उसका डर, पूरा कल्चर, पूरा इतिहास कमिश्नर के लिए बस एक पैराग्राफ था। उसने अपनी किताब का टाइटल सोचा, द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर निगर। यहाँ अशेबे ने दिखाया कि कैसे कोलोनाइजेशन सिर्फ जमीन नहीं छीनता, वो आपकी कहानी, आपकी हिस्ट्री को इरेज कर देता है। तो दोस्तों, कहानी तो यहाँ पर खत्म हो गई, पर इसके पीछे के आइडियाज बहुत गहरे हैं। चलिए अब इन्हें एनालाइज करते हैं। द ट्रैजिक हीरो, एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट इसमें हमको देखने को मिलता है। और कॉनको एक क्लासिक एरिस्टोटेलियन ट्रैजिक हीरो है। वो पावरफुल और सक्सेसफुल था। उसका हर्मेशिया यानी कि ट्रैजिक फ्लो था फियर ऑफ वीकनेस और उसकी इनफ्लेक्सिबिलिटी। वो बदलते वक्त के साथ झुक नहीं पाया, इसलिए टूट गया। उसका डाउनफॉल उसकी अपनी नेचर और एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस यानी कोलोनियलिज्म दोनों की वजह से हुआ। नॉवल में हमको मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिनिटी भी देखने को मिलती है। नॉवल में जेंडर रोल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यम इज अ मैन्स क्रॉप और कॉन्को हर उस चीज को रिजेक्ट करता है जो फेमिनिन है, जैसे कंपैशन और जेंटलनेस। म्यूजिक को भी अशेबे दिखाते हैं कि यही इम्बैलेंस और कॉन्को की बर्बादी बनता है। जब वो एग्जाइल में मदरलैंड जाता है, तो वो वहां की विजडम एक्सेप्ट नहीं कर पाता। बैलेंस ना होने की वजह से थिंग्स फॉल अपार्ट हो जाते हैं। अशेबे ने दिखाया कि कॉलोनियलिज्म सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि दिमाग से जीता गया। नोए जैसे लोग जो अपने कल्चर में मिसफिट थे, हाइब्रिड कैरेक्टर्स थे, उन्हें नए रिलीजन ने जगह दी। एंड में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का बुक टाइटल दिखाता है कि कैसे कॉलोनाइजर्स अफ्रीकन की हिस्ट्री को प्रिमिटिव और सिंपल बनाकर लिखते थे। आशेबे ने ये नॉवल इंग्लिश में लिखकर लेकिन इग्बो प्रोवर्ब्स को यूज कर कर उस नैरेटिव को चेंज किया। द एम्पायर ऑफ राइट्स बैक। पूरी नॉवल में हमको एक और डिबेट देखने को मिलती है। क्या ओकोंक्वो अपने शी यानी बैड डेस्टिनी का शिकार था या फिर अपने गुस्से का शिकार था? आशेबे सजेस्ट करते हैं कि इंसान के एक्शंस उसकी किस्मत से इंटरलिंक्ड होते हैं। व्हेन मैन सेज यस, हिज शी आल्सो सेज यस। लेकिन ओकोंक्वो के केस में उसका रिजिड एटीट्यूड उसके शी के खिलाफ चला गया और हमको उसका डाउनफॉल देखने को मिला। तो दोस्तों, ये थे थिंग्स फॉल अपार्ट की डिटेल्ड समरी और साथ ही हमने देखा इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी। इसको अक्सर एक पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का मास्टरपीस माना जाता है। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि एक पूरे कल्चर के बिखरने की है। कैसे एक कल्चर जो कि एग्जिस्ट करता था पर कभी बताया नहीं गया, उसकी डिफरेंट थिंग्स अलग अलग बिखर गई। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।